समझ रहे हैं, ये सूर्य की ऊर्जा से ही चल रहा है। तो उस ऊर्जा को आप प्राण तत्व मानकर, यह ऊर्जा का स्रोत है, वो जो ऊर्जा है उनकी किरणों के माध्यम से मेरे भीतर में प्रवेश कर रहे हैं और मेरे रोम रोम में वह ऊर्जा धीरे धीरे पूरी तरह से अवशोषित हो रही है। ये आप अभी सबका वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? बीच में आपका वीडियो थोड़ा सा ऑफ हुआ था। वॉइस प्रॉपर है? अभी आया सर। जी सर। आपका भी गायब हुआ था। ठीक ठीक ठीक, गायब हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि आप जब किसी ऊर्जा को ले रहे हैं तो उसके साथ भावनाएं जोड़नी पड़ेंगी आपको, कि आप उस ऊर्जा को भीतर में प्रवेश करा रहे हैं। वो जो ऊर्जा है हमारे शरीर के रोम रोम से हमारे भीतर में अवशोषित हो रहे हैं और मेरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वह सारी कोशिकाएं प्राणों से लबालब भर रही हैं। इस तरह की जितना उस पिक्चर को आप जितना आत्मसात करेंगे, जिस तरह से आप एक सचित्र वीडियो की तरह से उस चीज को घटित होते हुए महसूस करेंगे, उसी अनुपात में आपके भीतर में प्राण तत्व बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना सोचने बस से क्या हो जाएगा। नहीं, आपकी सोच का, आपके विचारों का शरीर पर पूरा पूरा असर पड़ता है। आपने देखा होगा ना कि जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते आप चल ही रहे हैं कि वहां से आगे से एक बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली रास्ता काटी तो वो तो स्वाभाविक चीज है। बिल्ली को कोई ट्रैफिक सेंस नहीं मालूम है कि लेफ्ट चलना चाहिए, राइट चलना चाहिए, या क्रॉस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो अपने स्वाभाविक आदत से उसने क्रॉस कर दिया। दिक्कत कहाँ हो गई? दिक्कत वहां हो गई कि आपकी मान्यता है कि बिल्ली के रास्ता काटने से कोई अनहोनी होती है। ठीक है? और आपकी मान्यता के कारण वो विचार बार बार आपके भीतर में चले कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है और जरूर कोई न कोई अपशगुन होगा या कोई ऐसी कोई अनहोनी घटना घटेगी। लगातार आपने दिमाग में चलाया, क्या होगा? आप अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले कोई न कोई घटना के शिकार हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्या वो बिल्ली दोषी है? बिल्ली दोषी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपकी मान्यता है। आप उन चीजों को बार बार रिसाइकल कर रहे हैं, बार बार दिमाग में चला रहे हैं। तो जो चीजें दिमाग में बार बार चलती हैं, तो ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की रचना ही ऐसी हुई है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे भीतर से विचार जो निकलते हैं, उसी के अनुरूप वातावरण बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप सोच रहे हैं वैसे ही वातावरण आप हमारे आसपास आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। वो परिस्थितियां वैसे ही बननी शुरू हो जाती हैं। समझ रहे हैं? और फिर वो आपकी सोचने की वजह से वो परिस्थितियों का निर्माण हुआ और वो घटनाएं धीरे धीरे घटित हो गई। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको प्राण तत्व बढ़ाना हो तो आपको भावनात्मक रूप से ये विचार लाना पड़ेगा कि आप सूर्य के प्रकाश के रूप में ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, या जो पानी आप पी रहे हैं तो पानी को ऊर्जा का स्रोत मानिए, और जो पानी आप पी रहे हैं वो पूरे शरीर के समस्त अंगों को संतुष्ट कर रहा है। वो हमारे मस्तिष्क को भी उसके कुछ अंश जाते हैं, मस्तिष्क भी उससे विकसित हो रहा है। मैं प्राणवान बन रहा हूं, मेरे भीतर के जितने भी तत्व हैं, जितने भी सिस्टम है, सब उससे पोषण को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है? उससे ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह की सोच जब आपके भीतर आएगी तो आपके भीतर में प्राण तत्व बढ़ेंगे। वैसे ही आप भोजन से कर सकते हैं, वैसे ध्यान से कर सकते हैं, वैसे ही आप जब योग के अभ्यास कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप योग के आसन जब कर रहे हैं तो उससे शरीर आपका बलिष्ठ बन रहा है, कोशिकाओं को एक पावर मिल रहा है, आपके मन शक्तियों को या मन के विचारों को उससे एक पावर मिल रहा है। इस तरह की भावनाएं जब जब आप जोड़ेंगे तो उससे आपके प्राण तत्व बढ़ेंगे।
क्या यहाँ तक की बातें आप समझ गए हैं? जी सर। यस सर। ठीक है, ठीक। तो ये विषय आपको अनुकूल लग रहा है? विषय बोरिंग तो नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। नहीं सर, नहीं सर। वही है, वो सोने वालों को नहीं मिलेगा, जाग रहे होंगे उसको जरूर मिलेगा, है ना। तो ये विषय बहुत काम का है और इसलिए अच्छा आपको सर जी। हाँ, हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? कोई कुछ कह रहा है? नहीं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी तक हमने प्राण शक्ति के बारे में कुछ कुछ जाना, उसकी विशेषताएं जानी। प्राण शक्ति बहुत सूक्ष्म है और सारी शक्तियां इसी से प्राप्त हो रही हैं, ये बातें हमने भी जान ली। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसकी इसकी गति के प्रकार दिए हैं, तो दो प्रकार दिए हैं, एक तो अंतर्मुखी और एक है तो आप उससे पढ़िए मत, अभी भटक जाएंगे। अभी सिर्फ हमारी बातों को आप सुन लीजिए, अगर ये बातें क्लियर रहेंगी तो बाद में पढ़ने से आपको आसान हो जाएगा। तो प्राण की गति के दो प्रकार हैं, एक तो है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब कि जब हम प्राणों को किन्हीं माध्यमों से जब भीतर प्रवेश कराते हैं, जैसे मान लीजिए हम सूर्य के प्रकाश से या सूर्य किरणों से अगर हम उन प्राणों को ग्रहण कर रहे हैं, उसे अंतर्मुखी प्रक्रिया कहें। यदि हम भोजन से प्राण तत्व की कल्पना करके अपने शरीर में भोजन के तत्वों को प्राण के रूप में ग्रहण करने की प्रक्रिया जब हम पूरा करेंगे तो उसे हम अंतर्मुखी प्रक्रिया कहेंगे, कि प्राणों को हम अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इसकी गति का एक प्रकार है प्राणों को अपनी ओर बढ़ाना, खींचना। ठीक है, तो ये कोई भी माध्यम से हो सकता है, भोजन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, आप किन्हीं भी माध्यम से प्राणों को भीतर प्रवेश कराते हैं, तो यह भीतर प्रवेश की जो क्रिया है उसे अंतर्मुखी गति कहते हैं प्राणों की। और बहिर्मुखी गति, बहिर्मुखी मतलब क्या होता है कि जो प्राण आप ग्रहण करते हैं वो प्राण धीरे धीरे हमारे कर्मेंद्रियों की ओर से और ज्ञानेंद्रियों की ओर से क्षरित भी होते हैं। धीरे धीरे वो प्राण शक्तियां धीरे धीरे प्रवाहित होती हैं, हमारे शरीर से बाहर भी होती हैं। तो प्राण को संभाल कर रखना एक अलग मामला है। आपने अंतर ठीक है, तो इसके लिए आपको विभिन्न उपाय किए जाते हैं कि इंद्रियों को वश में रखिए। ठीक है, कर्मेंद्रियों को वश में रखिए। कि मान लीजिए आप अगर स्वादेंद्रिय पर आपने नियंत्रण नहीं रखा और आप चाहे जो भी चीजें उल जलूल चीजें खा रहे हैं स्वाद के नाम पर, क्या होगा कि ये जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से आपके भीतर जो प्राण तत्व आते हैं वो धीरे धीरे बाहर होने लगते हैं। समझ रहे हैं? मान लीजिए आंखें हैं, आंखें संसार को देखने के लिए है, अच्छी चीजों को देखने के लिए, लेकिन हमारी आंखों में अगर खुद दृष्टि छा जाए, विपरीत लिंगी के प्रति सम्मान का भाव खत्म हो और वासनात्मक दृष्टि हमारे भीतर में आनी शुरू हो जाए, इससे क्या होगा आप जानते हैं? इससे सबसे अधिक मात्रा में हमारे भीतर के जो प्राण हैं वो बाहर क्षरित होते हैं, बहुत तेजी से क्षरित होते हैं। तो इन इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, या आप समझिए कि जननेंद्रिय पर अगर नियंत्रण नहीं है तो जननेंद्रिय से ये जो हमारे प्राण हैं उन प्राणों का बहुत तेज गति से बाहर निष्क्रमण होता है, बाहर वो प्राण हमारे हटते हैं। तो इसी को दो गति इसमें बताया गया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जिसमें प्राण तत्व हमारे भीतर आते हैं, बहिर्मुखी मतलब जो प्राण तत्व विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से बाहर चले जाते हैं। और इसीलिए साधना काल में आपको इंद्रिय संयम पर बहुत अधिक काम करने की सलाह दी जाती है।
ठीक है, तो ये इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम प्राणों के भेद और उसके कार्य पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो कुछ देर पहले मैं कह रहा था कि मेडिकल साइंस कहता है कि प्राण का एक ही प्रकार है, लेकिन हमारा जो ये शास्त्र है, शास्त्र कहता है कि प्राणों के बहुत प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं। आपकी बुक में बहुत ही शॉर्ट में दिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर विश्वास शायद ना होगा, क्योंकि आपने भी साइंस को बहुत नज़दीक से भी देख रहे हैं आप, और साइंस जो डेफिनेशन देता है उसकी ओर हमारा झुकाव अधिक है, इसलिए मॉडर्न साइंस जो कहता है उस पर हम ज़्यादा झुकाव रखते हैं। लेकिन शास्त्रीय विवेचन जब आप पढ़ेंगे, इसका जब प्राण तत्व के बारे में पढ़ेंगे, इसमें तो बहुत कम दिया है, प्राण तत्व के बारे में जब अन्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें जो इतना बारीक विश्लेषण किया गया कि आपको इतना सटीक लगेगा कि प्राणों का जो विवेचन किया गया है धर्मशास्त्रों में वो ज़्यादा सटीक है, अभी आधुनिक विज्ञान से भी सटीक है ना। तो अभी जो आपके बुक में दिया है उतनी ही बात मैं भी कह देता हूँ, आगे चलकर जब आप MA MSc जब करेंगे योग में तो उसमें आप इसे बहुत विस्तार से पढ़ लेना, इसमें बहुत शॉर्ट में दिया है। तो मैं क्या कह रहा था कि प्राणों के बहुत अलग अलग प्रकार हैं। आप कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हॉस्पिटल में है और वह कोमा में पड़ा हुआ है ना, कोमा यानी अचेतन की अवस्था में, और उस व्यक्ति में ना तो अपने घर के लोग जब उनसे मिलने जाते हैं तो उसको पहचानने की क्षमता है, ठीक है, ना कोई याददाश्त काम कर रहा है, ना वो खड़ा हो पा रहा है, और ना ही छोटे बच्चों में भी इतना होश रहता है, थोड़ा सा बढ़ जाए तो, कि मल मूत्र का त्याग कहाँ करे क्या ना करे, इतना बोध होता है इसमें। लेकिन इस व्यक्ति में जो कि ज्यादा उम्र का है, समझदार है, उसके बावजूद भी वो मल मूत्र पर भी उसका नियंत्रण नहीं है, उसका बोध नहीं है। इस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, जीवित कहेंगे या मरा हुआ कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं जिस व्यक्ति के बारे में भी कहा जो हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? वो जीवित है? जीवित है? प्राणहीन है सर। प्राणहीन है, प्राणहीन, अचेत व्यक्ति बोल सकते हैं सर इसको। प्राण है ना, लेकिन एक बोला प्राण है भी नहीं, सांसें ले रहा है वो, हाँ, जो चीजें लिक्विड फॉर्म में डालते हैं वो पच भी रहा है, वो मल बन रहा है, मूत्र के रूप में परिवर्तित भी हो रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर वह प्राणवान है तो उसके भीतर में स्मृति होना चाहिए, जीवन का अनुभव होना चाहिए, अपने आप अपने शरीर को खड़ा करने की ताकत होना चाहिए। जो लोग उनके संपर्क में जीवन भर रहे हैं उन्हें पहचान भी नहीं पा रहा है, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मल मूत्र पर नियंत्रण नहीं है, कोई भी नियंत्रण नहीं है ना। अगर हम मृत कहेंगे तो फिर वो सांसें भी ले रहा है, कुछ स्वाभाविक क्रियाएं उसकी चल रही हैं, हृदय की धड़कनें चल रही हैं, तो उसे ना तो जीवित कह सकते ना मृत कह सकते। बड़ा विचित्र स्थिति है। मैं ये बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह जो व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति के कुछ प्राण काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके शरीर में कुछ क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन कुछ प्राण अभी उसके काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उन चीजों पर उसका कोई अपना नियंत्रण नहीं है। तो ये जो शास्त्रीय विवेचन है, प्राण के अनेक प्रकार होते हैं, उसी प्रकारों को ये इंगित करता है कि प्राण के अलग अलग प्रकार होते होंगे, जिसमें कुछ प्राण के जीवित होने पर वो बाहर की सांसों को अंदर भी ले रहा है और अंदर की सांस को बाहर फेंक भी रहा है, ठीक है, कुछ क्रियाएं चल रही है उसकी। तो हम थोड़ा सा इन प्राण के प्रकारों को पढ़ लेते हैं आज, कि प्राण के 5 प्रकार इसमें बताए गए हैं। आपकी बुक में प्राण के 5 प्रकार बताए गए हैं। परीक्षा में इसे पूछ लिया जाता है, नाम हम पूछ लिया जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप इसे याद रखें कि प्राणों के 5 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला जो प्रकार है उसे हम प्राण कहते हैं। थोड़ा विचित्र लग सकता है आपको, प्राण का प्रकार पढ़ रहे हैं और उसमें ही पहला ही प्रकार को फिर से प्राण कहा गया है ना, तो आप इसे इसी रूप में याद कर लीजिए। प्राण के 5 प्रकार हैं, उसमें पहला प्रकार का नाम प्राण ही रखा गया, प्राण।
तो ये प्राण का कार्य क्या है? इसका कार्य है श्वास और प्रश्वास की क्रिया करना, श्वास और प्रश्वास की क्रिया करना। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जिस समय खत्म होता है, जिस समय खत्म हुआ, उसका शरीर रखा है, तो क्या उसको सांसों की कमी पड़ती है? क्या कमी पड़ती है? बिल्कुल नहीं पड़ती। सांसें तो अभी भी बाहर में पूरा लबालब सांसें हैं। वो एक शक्ति है, जिसे हमने पहले भी कहा था ना कि वो शक्ति की वजह से गति हो रही है। तो वैसे ही प्राण हमारे भीतर की एक शक्ति है, वो शक्ति बाहर की हवा को सांसों के रूप में भीतर लाता है, और वही शक्ति जो अंदर जो सांसें आ गई, उन अंदर आई हुई सांस को धीरे धीरे बाहर भी निकालती है। समझ रहे? यह शक्ति ही जब काम करना बंद कर देती है तो सांसें जहां की तहां ठहरी रहती हैं। अंदर है वो अंदर है, बाहर है बाहर है, न बाहर की सांस को अंदर ले पा रहा है, न अंदर की सांस को बाहर निकाल पा रहा है। ठीक है, तो ये प्राण का कार्य ही है उन सांसों को बाहर से अपनी अंदर खींचना और अंदर की जो सांस है उसे बाहर निकालना। तो ये श्वास प्रश्वास की क्रिया जो होती है प्राण शक्ति के कारण होता है, प्राण के कारण होता है। और दूसरा इसका कार्य है अन्न का पाचन। अन्न का पाचन मतलब जो भोजन आप लेते हैं ना, जो भोजन आप लेते हैं, उन भोजन को आप अलग से नहीं पचाते हैं। आंतरिक क्रियाएं, अंदर प्राण की शक्ति जो है, वह शक्ति ही आपके भोजन का पाचन का कार्य अपने आप करती है। अपने आप उन्हीं के द्वारा होता है। किनके द्वारा? प्राण के माध्यम से होता है। और फिर एक और तीसरा कार्य है इसका, रस का निर्माण। जो भोजन आप करते हैं ना, उस भोजन से रस प्राप्त होता है। मतलब जो ठोस भोजन आपने किया, उसके कई पार्ट्स में बंटना और उसके बाद वो रस के रूप में प्राप्त होना, और जो उसके अवक्षेप हैं, जो काम की चीज नहीं है, वो मल के रूप में बाहर होना। तो ये जो शक्ति है प्राण शक्ति, वो रस का निर्माण करती है। जो भोजन हमने किया उसमें जो निचोड़ आया, जो रस आया, है ना, उन रस का निर्माण ये प्राण शक्ति के माध्यम से होता है। तो ये तीन कार्य हैं इसके, श्वास प्रश्वास की क्रिया, अन्न का पाचन और रस का निर्माण करता है। क्या इसे समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। मैं कहाँ देखी? जी सर। जी सर। ठीक ठीक। हाँ, प्रगति जी माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है। दूसरा है अपान। प्राण का दूसरा प्रकार है अपान। अपान क्या होता है कि ये मलों को शरीर से बाहर करने का कार्य इसका है। शरीर से बाहर जो चीजें, उत्सर्जन की जो क्रिया है ना, आपने साइंस में पढ़ा है उत्सर्जन की क्रिया, वही चीजें ये करता है। शरीर में जितने भी चीजें हैं जो अवक्षेप के रूप में, उन चीजों को बाहर करने की क्रिया इसके द्वारा होती है। क्या क्या? जैसे हमारे शरीर में जो मल बना, तो मल को बाहर करने की क्रिया किसके द्वारा होती है? अपान के माध्यम से होती है। अपान के माध्यम से मूत्र का जो निर्माण होता है, मूत्र को भी शरीर से बाहर निष्कासित करने का काम इसका है। हमारे शरीर में जो पसीने बनते हैं, है ना, तो पसीनों के माध्यम से इन जो शरीर के अवक्षेप हैं उसे शरीर से बाहर निकालना, एक इसका है, अपान का कार्य है। वीर्य शक्ति को शरीर से बाहर स्खलित करना, ये अपान प्राण का कार्य है। माता के गर्भ में जो भ्रूण पलता है, उस भ्रूण को शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य है, वह भी ये अपान प्राण के माध्यम से होता है। तो इस तरह से विभिन्न चीजों को हमारे शरीर से बाहर निष्कासित करने का जो काम है ना, वह काम किसके द्वारा होता है? मलों के माध्यम, इसके माध्यम से होता है, अपान शक्ति के कारण। कफ वगैरह जो चीजें हैं, कफ वगैरह को भी बाहर निकालने का काम इसी अपान शक्ति के माध्यम से होता है। तो ये प्राण और अपान समझ गए हैं आप?
अब तीसरा जो एक प्राण है उसे हम समान कहते हैं, समान, समान। तो ये क्या करता है, रसों का अंगों को वितरण का कार्य करता है। सर एक बार और बोलिए ना। समान प्राण जो है वह क्या करता है कि रसों को अंगों की ओर वितरण की क्रिया करता है। ये समान रसों को अंगों को वितरित करता है। रस कहां से प्राप्त हुआ था, प्राणों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से रस मिला। अब जो रस मिल गए हमको, उन रसों को अलग अलग अंगों में सभी ओर पहुंचाना। किसी की ओर रक्त रक्त की ओर भी उसे प्रवाहित करना, अस्थि की ओर, मज्जा की ओर, धातु की ओर, वगैरह वगैरह। तो ये रसों को अलग अलग सभी अंगों कार्य किसके माध्यम से होता है, समान प्राण के माध्यम से होता है। समान प्राण के माध्यम से जो भोजन से प्राप्त रस है वो सभी अंगों को वितरित किए जाते हैं। फिर तीसरा है, चौथा जो प्राण है उसे हम व्यान कहते हैं। व्यान, आधा व या और न। तो ये व्यान क्या होता है, व्यान पूरे शरीर में हमारे पाए जाते हैं, संपूर्ण शरीर में ये पाया जाता है। और बाकी जो प्राण है उसका भी स्थान थोड़ा नोट करना है तो कर लीजिए। प्राण का जो स्थान, हमने शुरू में प्राण पढ़ा था, प्राण का स्थान हृदय को माना गया है। अपान का जो स्थान माना गया वो नाभि से नीचे माना गया। हाँ? और समान का जो स्थान है वो नाभि को माना गया है, नाभि को माना गया है। और व्यान का जो स्थान है संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर में ये व्याप्त रहता है। तो इसी के माध्यम से, इस व्यान प्राण के माध्यम से रक्त संचार की क्रिया होती है, संपूर्ण शरीर में रक्त को वितरित करना। हाँ, गुरुत्व शक्ति के कारण न केवल नीचे रक्त का प्रवाह बहाना, बल्कि गुरुत्व शक्ति के विपरीत सिर के तरफ भी रक्त को पहुंचाने का कार्य इसके माध्यम से होता है, व्यान के माध्यम से। श्वास प्रश्वास, हाँ, श्वास प्रश्वास का प्रभाव पूरी कोशिकाओं को मिलता है। और फिर वैसे ही तंत्रिका के जो कार्य हैं, ज्ञान तंतु के जो कार्य हैं, वह भी संपूर्ण शरीर को, वो हमारी तंत्रिकाओं से जुड़े हैं। तो ये पूरी तरह से पूरे शरीर में इनके माध्यम से काम किया जाता है, व्यान प्राण के कारण। फिर अंतिम है उदान प्राण। पांचवा जो प्राण है वह क्या है, उदान। इसका स्थान कंठ को माना गया है। ये कंठ के पास यहां रहता है, कंठ के पास। और इसी के कारण क्या करता है, ये शरीर को उठाए रखता है। हड्डियों के जोड़ वगैरह में जो एक दृढ़ता आती है वो सब इसी के माध्यम से आती है। हाँ हाँ बोलिए। कट गया था सर, क्या बोले, आवाज आपका कट गया था वो। नहीं, बाकी तो सब सुन रहे हैं। अभी पांचवा वाला बोले उदान। पांचवा उदान, ये शरीर को उठाए रखने, कड़क रखने का काम करता है। पेशियों में कड़ापन ला के रखना, या शरीर के जोड़ों में कड़क करके रखना, ये इसका काम है। गिरने ना देना या शरीर को उठाए रखना इसी प्राण शक्ति के माध्यम से होता है। यदि यह प्राण शक्ति, उदान प्राण शक्ति किसी के अंदर काम नहीं करती है तो वह युवावस्था में भी बेड में आ जाता है, वो खड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है। और आप देखे हैं बाकी जितने भी जो पशु हैं वह धरती के समानांतर काम करते हैं, धरती के पैरेलल अपना जीवन जीते हैं इस तरह। लेकिन जो हम हैं, इंसान है, वो धरती की ग्रेविटी के विपरीत खड़ा हो पाते हैं, धरती की ग्रेविटी के विपरीत खड़ा होते हैं। इसका कारण क्या है, ये उदान प्राण के कारण हम ऐसा हो पाते हैं। तो ये 5 प्राण हैं, इतने ही इसमें कार्य दिए हैं। 5 उप प्राण हैं, इनको कि यहाँ से लेफ्ट होकर डॉक्टर प्रमोद साहू सर का लिंक
कल उन्होंने भेजा था, उस लिंक को टच करके आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अभी सर यहाँ से कल हम वाले लिंक पे ज्वाइन होना है। उसको हम एक बार और भेज देते हैं आपके ग्रुप में, उसको टच होकर तुरंत आप डॉक्टर प्रमोद साहू सर की क्लास को ज्वाइन करेंगे। अभी जी 1 बज सर। गया, हम क्लास को यहाँ रोक रहे हैं, ठीक है। हाँ, अटेंडेंस नहीं होगा सर? अटेंडेंस आपका उसमें हम वो कर लेंगे, इससे क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट से। आप जो भी जुड़े हैं सबका नाम उसमें शो हो रहा है। हाँ, जिनका अलग आईडी है वो बाद में बता। क्या हम क्लास हुआ? सर वो उपेंद्र बंजारा बोल रहा हूँ सर। मेरा फोन जो है हिट हो गया सर, तो ये दूसरे आईडी से जुड़ा हूँ मैं दोस्त की आईडी से। हाँ, जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। जी सर। आईडी है उनका। आवाज हम कट रही है क्लास सर यहाँ ओवर आपकी। कर रहे हैं। आप डॉक्टर प्रमोद साहू सर के लिंक से ज्वाइन कीजिए, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। जी सर।